हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स के वार्षिक घटनाक्रम 2023-24 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज प्रारंभ की जा रही है आगामी यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर के, जिसमें आईएएस, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, जेपीएससी और अदर यहाँ पर आपके स्टेट पीएससी एग्जाम है। ये एग्जाम देखा जाए तो आगामी मंथ में यहाँ पे कंडक्ट होने हैं। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू आता है, जो भी आपके प्रीलिम्स का पेपर अगर हम देखते हैं, उस प्रीलिम्स के पेपर में करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट आता है, ऐसा एक यहाँ पर सेक्शन आता है जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको हर साल हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। इनको पढ़ने को लेकर अब कई सारी मैगजीन, रिपोर्ट्स या फिर हम कह सकते हैं यूट्यूब चैनल या पीडीएफ आप खरीदते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आपको यह भी कंफर्म नहीं होता है कि कितनी सारी चीजें कहां से पढ़ने के बाद भी श्योरिटी नहीं आती कि इससे सारी चीजें आ जाएंगी। हम और भी ज्यादा और भी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए मेरे द्वारा यहां पर एक ऑथेंटिक रिसोर्स के आधार पर आप सभी के लिए यहां पर इस करंट अफेयर वार्षिक घटनाक्रम सीरीज को प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम यहां पर सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न, आपको चाहे समझौते किए गए हों, कोई राष्ट्रीय मुद्दा बनता हो या अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज बने हुए हों, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक घटनाक्रमों को शामिल करते हुए ऐप एंड पोर्टल से लेकर विज्ञान और रक्षा को लेकर के नई यहां पर प्रक्रियाएं जो लागू की गई हैं, खेलकूद से लेकर के पुरस्कार, सरकारी योजनाओं से लेकर के नियुक्तियां और अभ्यासों को हम इसमें शामिल करने वाले हैं। और यहां पर ये सारी जो जानकारी होगी, हम मध्यम यहां पर आपको एक मंत्रालयवार चीजों को पढ़ेंगे, ताकि आपको एक कह सकते हैं कि संगठित रूप से यहां पर एक क्रमबद्ध तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ना यहां पर आसान हो सके। आप सभी इस सीरीज को यहां पर रेगुलर रूप से वॉच आउट करिए। हम यहां पर पूरे करंट अफेयर्स को यहां पर आपको कंप्लीट कराने जा रहे हैं। जो भी बच्चे यहां पर इस साल यहां पे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इस सीरीज को यहां पर रेगुलर रूप से वॉच कर सकते हैं और यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आसानी से आप यहां पर टैकल भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी सीरीज को। करंट अफेयर्स के वार्षिक घटनाक्रम के इस पहले पार्ट में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या यहां पर इंपॉर्टेंट पहलू है, मेरे साथ आप यहां पर जुड़ करके इस सीरीज को पूरा वॉच आउट करते चलिए। रिवीजन के लिए ध्यान से यहां पर देखते चलेंगे। देखिए यहां पर इस वर्षांत एक समीक्षा भी है और अलग अलग मंत्रालयवार आप यहां पे देख सकते हैं। करीब यहां पर आप अलग अलग मंत्रालयों के बारे में यहां पे जो डिटेलिंग है उसको हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहां पे देख सकते हैं करीब 19 मंत्रालयों से संबंधित यहां पे जानकारी को हम इसमें पहले कवर करेंगे। इसके बाद एक दूसरा पार्ट भी इसको लेकर आएंगे, वहां पर हम अन्य टॉपिक्स को कवर करेंगे। यानी ये सीरीज के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं। इसमें हो सकता है आपको 4 से 5 वीडियो मिले और उसमें हम पूरे घटनाक्रम को 1 महीने के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगामी जो भी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी आपके अच्छे से होती रहे। सबसे पहला यहां पे देखिए, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक साल में क्या क्या चीजें यहां पर पहल की गई हैं, क्या प्रगति की गई है, कौन सी उपलब्धियां यहां पर आपको हासिल की गई हैं और साथ ही साथ यहां पे कौन सी योजनाएं या ऐप या पोर्टल या अभ्यास इत्यादि आपको कौन कौन से किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए यहां पे रक्षा क्षेत्र में सरकार के द्वारा एक आत्मनिर्भरता को लेकर के किए गए प्रयासों के बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिए रक्षा मंत्रालय ने सकारात्मक स्वदेशीकरण की 5वीं सूची को यहां पर जारी किया और इसमें रक्षा क्षेत्र की करीब 98 वस्तुओं को शामिल किया गया है। रिपोर्ट बताती है, देखिए यहां पे जो तथ्यात्मक जो जानकारी, ध्यान रखिएगा, काफी सारी तथ्य जो हैं वो आपके एग्जाम में फैक्ट में पूछे जाते हैं। फैक्ट क्या क्या है जो आपको डिफेंस सेक्टर से ध्यान रखने हैं। रक्षा उपकरणों के उत्पादन का जो मूल्य है 1 लाख करोड़ रुपए से यहां पर अधिक हो चुका है। रक्षा निर्यात की अगर हम बात करें तो ये 16,000 करोड़ रुपए को यहां पर पार कर गया है। वहीं रक्षा क्षेत्र से संबंधित यहां पे पूंजीगत जो खरीद है वो बजट का देखा जाए 75% जो घरेलू उद्योगों के लिए यहां पर आपको आवंटित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के संदर्भ में देखा जाए तो कुल बजट का 13.18% जो है रक्षा क्षेत्र को आवंटित किया गया है। प्रमुख विकास संबंधित प्रयास क्या क्या किए गए हैं रक्षा मंत्रालय में, तो जैसे कि यहां पर आप जानते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की स्थापना जो है कहां हुई है, तो यहां पे तुमकुरु कर्नाटक। पूछा जा सकता है HAL की नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहां स्थापित हुई है, तो तुमकुरु कर्नाटक में हुई है। और HAL यहां पे देखिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स यानी कि LUH का यहां पर उत्पादन करेगी। साथ ही HAL देखा जाए तो आपको तेजस लड़ाकू विमानों को वायुसेना को यहां पर सौंप दिया गया है, उनके द्वारा बनाया गया है। तो ये भी हो सकता है HAL आपको क्या क्या बनाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए रक्षा उत्पादन विभाग को लेकर के कुछ ऐप और पोर्टल भी यहां पर आपको लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि एक पोर्टल यहां पे है सृजन पोर्टल, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यहां पर आता है, रक्षा उत्पादन विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल रक्षा हथियारों उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए MSMEs, स्टार्टअप उद्योगों को सहायता यहां पे प्रदान करेगा। इसके साथ यहां पे दूसरा जो है अस्त्र पोर्टल के बारे में देखिए, यहां पे ये है स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली हवा से हवा में मार करने वाली यहां पर आपको अस्त्र, यहां पर जो
चलिए थोड़ा सा यहां पर आप डिटेलिंग पे देखेंगे। तो दूसरा जो बात कर रहे थे अस्त्र, अस्त्र क्या है? स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR वाली हवा से हवा में मार करने वाली एक यहां पर मिसाइल का देखा जाए तो सफलतापूर्वक आपको परीक्षण भी किया गया, तो मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसके बाद तीसरा आता है ATMAS। ये क्या है? ATMS के बारे में ध्यान रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, भारतीय विमानपत्तर प्राधिकरण AAI द्वारा विकसित स्वदेशी ATMAS के यानी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम का यहां पर परिचालन शुरू हुआ है। इसी तरह वरुणास्त्र, वरुणास्त्र क्या है? तो ये देखिए भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन टारपीडो वरुणास्त्र का सफलतापूर्वक यहां पे परीक्षण कर लिया है। कैसे काम करता है, क्या है इसकी विशेषता? तो यहां पे आप देखें स्वदेशी रूप से सबसे पहले तो ये डिजाइन किया गया है और विकसित किया गया है। साथ ही इसमें देखें तो भारी वजन वाला टारपीडो है और इसे जो इसकी विशेषता क्या है कि इसे आराम से आप जहाज से लॉन्च कर सकते हैं। BEL के द्वारा विकसित IATS यानी कि इंडिजेनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन प्रणाली, जो औपचारिक रूप से यहां पर देखा जाए तो रेड लाइन पर यहां पर शुरू कर दिया गया है। मिधानी, मिधानी क्या है? यानी कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड स्वदेशी रूप से SNI C276 सीट का यहां पर विकास किया है। यह एक संचारण रोधी यहां पर देखा जाए तो आपको सामग्री है जो कि तैयार किया गया है। तो देखिए यहां पे जैसे मिधानी है, क्या काम करता है, क्या उत्पाद बना रहे हैं, बेल है, स्वरुणास्त्र है, ATMS है, अस्त्र है, तो इनके बारे में जो छोटी नॉलेज है यही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। काफी सारे एग्जाम में देखा जाए तो मिसाइलों के बारे में, उनके विकास को लेकर, किसके द्वारा बनाया गया है, उनकी स्थिति, और ये सारी चीजें ही आपके एग्जाम में बनी है, तो इनको यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान से ही पढ़ते चलना है। इसके बाद देखिए रक्षा उपकरणों हथियारों की खरीद को लेकर के प्रयास क्या क्या हुए हैं इस साल। यहां पर आप देखें तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को यहां पर एक तो अपग्रेड किया जा रहा है, दूसरी तरफ 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए फ्रांस से देखा जाए तो यहां पर समझौता भी किया जा रहा है। 31 MQ-9B, 16 स्काई गार्जियन, 15 सी गार्जियन हाई एल्टीट्यूड लॉन्च एडवांस HAL को यहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका से यहां पे आयात किया जाएगा। तो ये सारी जो रक्षा खरीद यहां पर आपको संपन्न हुई हैं। इसके बाद सीमाओं पर अवसंरचना के विकास को लेकर किस तरीके के प्रयास किए गए, तो यहां पे देखें सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने अलग अलग अवसंरचना परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। इनमें नेचिफू सुरंग, सियोम ब्रिज, सिंकुला सेलाला ब्रिज अरुणाचल प्रदेश, कंडी सुरंग जम्मू कश्मीर भी यहां पर आपको शामिल है। तो ये सारे सुरंग या फिर कह सकते हैं अवसंरचनात्मक विकास किसके द्वारा किए गए हैं? BRO के द्वारा। अब ये भी पूछा जा सकता है कौन सी चीजें कहां हैं, तो ये ध्यान रखना है। BRO देखा जाए तो निम्नलिखित प्रयासों के माध्यम से हरित पहलों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। तो BRO के द्वारा पूछा जा सकता है कौन कौन सी हरित पहलें संचालित की गई, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता मानदंड को लागू करने पर यहां पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और अनौपचारिक वेतनभोगी मजदूरों को रहने के लिए नेट कार्बन तटस्थ आवासों का भी यहां पर देखा जाए तो निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो BRO के द्वारा। अगला टॉपिक देखिए रक्षा अभ्यास को लेकर के, यहाँ पे थल सेना को लेकर के जो प्रयास में शामिल हैं, थल सेना से संबंधित कौन कौन से पहलू हैं जो कि चर्चा का विषय बने, जैसे कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम आसफा के 1958 के तहत आसान क्षेत्रों का दायरा जो होता है उसे कम कर दिया गया है। वहीं पूंजीगत अनुबंधों IDEX यानी कि इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के जरिए 5G 6G AI की क्षमताओं के उपयोग से सेना का देखा जाए तो आपको आधुनिकीकरण किया जा रहा है। साथ ही नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, PM गतिशक्ति, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के द्वारा यहां पर विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं को एकीकृत किया जा रहा है। BSAG-N के माध्यम से देखा जाए तो अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सही समय पर सही व्यक्ति से सही पेंशन सुनिश्चित करने के लिए भी यहां पर आपको एक नया यहां पर पोर्टल है, लॉन्च है, या फिर कह सकते हैं आपको स्पर्श को यहां पर आपको अपनाया गया है। इसके अलावा लैंगिक समानता के मुद्दे को अगर हम यहां पर देखें तो इस संदर्भ में भारतीय सेना में महिलाओं के लिए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के संदर्भ में यहां पर अब महिला अधिकारियों को कमांड ऑफ यूनिट की जिम्मेदारी दी गई है। संयुक्त सैन्य अभ्यासों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो रक्षा संबंधी कूटनीति को मजबूत किया गया है। इसके अलावा
इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया। एक और है इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का भी यहां पर आयोजन किया गया और इसके माध्यम से इन क्षेत्रों में यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मौजूद जो आम चुनौतियां हैं उससे निपटने को लेकर के यहां पर सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें, कुछ योजनागत चीजें यहां पर आप देख सकते हैं जो कि थल सेना के द्वारा चलाई गई हैं, जैसे कि मिशन अमृत सरोवर, विद्यांजलि आदि योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भी यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। अमृत सरोवर योजना के माध्यम से तालाबों का निर्माण करना, विद्यांजलि जो है आपको यहाँ पर योजनाएं जो है संचालित की जा रही हैं उसमें योगदान कर रहे हैं। भारतीय नौसेना को लेकर देखा जाए पिछले एक साल में कुछ इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम रही हैं, जैसे कि भारतीय नौसेना ने मेक स्कीम, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड और आईटेक्स जैसी पहलों के तहत रक्षा क्षेत्र में 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वदेशी बनने के लिए यहां पर प्रतिबद्ध है। आईएनएस वागीर को नौसेना के बेड़े में यहां पर शामिल किया गया है। इसी तरह संध्याक नामक एक सर्वेक्षण पोत को भी दिसंबर 2023 में नौसेना को सौंपा गया है। तो ये जो आईएनएस हैं या फिर आपको पोत है, इनको लेकर के कब शामिल किया, किसके द्वारा बनाया गया, ये आपको काफी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। विंध्यगिरि संशोधक महेंद्रगिरि जैसे युद्धपोतों को भी देखा जाए तो यहां पर नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय भी कर रही है, जैसे कि नौसेना की सभी शाखाओं में हम देखें तो यहां पर महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। महिला अधिकारियों को देखा जाए तो अस्थायी यहां पर कमीशन प्रदान किया जा रहा है और महिला अग्निवीरों की भर्ती भी यहां पर आपको की जा रही है। सेना में जेंडर तटस्थ भाषा को अपनाने पर भी देखा जाए तो यहां पर बल दिया जा रहा है। वहीं भारतीय नौसेना में अलग अलग देशों के साथ ट्रोपेक्स, एम्फेक्स, मालाबार, सी ड्रैगन जैसे यहां पर अभ्यासों का भी आयोजन किया गया है। अब यहां पे देखिए अगला है, इसमें भारतीय वायुसेना को लेकर के, भारतीय वायुसेना के संदर्भ में देखा जाए तो IAF प्रोजेक्ट समर यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन के अंतर्गत हवा से हवा में मिसाइल दागने के लिए जमीन स्थिर प्लेटफॉर्म के प्रोटोटाइप के स्वदेशी संस्करण का यहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वहीं आईएफ ने वीर गार्जियन, पैसेक्स, डेजर्ट फ्लैग, कोबरा वॉरियर, कोप इंडिया, ओरियन जैसे यहां पर अभ्यासों में भाग लिया है। किसने? वायुसेना ने। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा है संकट के समय यहां पर कई सारी मानवीय सहायता पहुंचाने का काम जो है आईएफ के द्वारा यहां पर किए गए हैं, जैसे कि ऑपरेशन दोस्त, इसके तहत तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दौरान मानवीय सहायता प्रदान की गई। ऑपरेशन कावेरी, सूडान गृहयुद्ध के दौरान भारतीय और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए यहां पर प्रयास किया गया। ऑपरेशन अजय, इजराइल हमास के संघर्ष के दौरान भारतीयों को निकालने का प्रयास किया गया। इसके अलावा गोवा, तमिलनाडु, लद्दाख में भी इसी तरह के ऑपरेशन भी यहां पर आपको चलाए गए। साथ ही आईएफ जो है राष्ट्र निर्माण, देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के तहत यहां पे लगातार काम कर रही है। भारत में आयोजित G20 बैठकों को बेहतर तरीके से संचालन में यहां पर देखा जाए तो उन्होंने सहायता प्रदान की। मणिपुर और हरियाणा में आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में भी देखा जाए तो IAF ने अपना यहां पर योगदान दिया। इसके बाद एरो इंडिया 23, भारत की ड्रोन शक्ति 2023 के आयोजनों के दौरान अगर हम देखें तो भारतीय वायुसेना की ताकत का यहां पर प्रदर्शन किया गया है। आईएफ को अगर हम देखें यहां पर नए ध्वज के अनावरण किया गया और इसके निचले दाएं कैंटन में आईएफ के ट्राई कलर राउंडल भी यहां पर आपको है। तो अर्थात कि आईएफ का यहां पर नया जो ध्वज है वो किस तरीके का है, क्या डिजाइन है। आईएफ के यहां पर क्रेस्ट के शीर्ष पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते यहां पर आपको अंकित है। EMMS ये क्या है? ई रखरखाव प्रबंधन प्रणाली, इसके तहत अलग अलग सेवाओं का डिजिटलीकरण यहां पर किया जा रहा है। आईएफ जो है अपनी ऑपरेशनल पहुंच का विस्तार करने के लिए न्योमा यानी कि लद्दाख में एयरफील्ड का भी देखा जाए तो विकास कर रहा है। तटरक्षक भारतीय, अब बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। तो इसमें देखिए डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के तहत एक एडवांस डेटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है जो कि यहां पर आपदा रिकवरी डेटा सेंटर के रूप में यहां पर आपको काम करेगा। वहीं डीआरडीओ को लेकर देखा जाए इस साल यहां पर क्या क्या प्रमुख घटनाक्रम आपको डीआरडीओ से रिलेटेड है, जैसे कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM,
यह एक नई पीढ़ी की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जिसे भूमि और समुद्री प्लेटफॉर्म में लॉन्च करने के लिए यहां पर विकसित किया जा रहा है। हल्के लड़ाकू विमानों को भी देखा जाए जैसे कि तेजस से अस्त्र BVRAAM मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक भी आयोजित किया गया। तीसरी पीढ़ी के देखें तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी परीक्षण किया गया और यह फायर एंड फॉरगॉट टॉप अटैक क्षमताओं से भी यहां पर युक्त बनाई गई है। साथ ही ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर ने सफलतापूर्वक यहां पे अपना परीक्षण भी पूरा किया है। तो इस तरीके से DRDO के द्वारा भी यहां पर आपको काफी यहां पर उन्नत यहां पे प्रयास किए जा रहे हैं। अगला यहां पे देखते हैं, इसके बाद दूसरा यहां पर अन्य जो घटनाक्रम इसके अंतर्गत है वो भी देखिए। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 को नौसेना की ऑपरेशनल लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करीब 150 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ डिजाइन और यहां पर विकसित किया गया है। वहीं गगनयान के लिए क्रू मॉड्यूल पैराशूट सिस्टम का सफलतापूर्वक किया गया DRDO के द्वारा, और DRDO के द्वारा धारित पेटेंट तक निःशुल्क पहुंच की अनुमति देकर भारतीय उद्योगों की तकनीकी सहायता को भी बढ़ावा यहां पर दिया जा रहा है। तो DRDO के अंतर्गत जो भी प्रमुख कार्य किए गए वो भी हमने देखे। एक और पहलू इसमें आता है NCC, राष्ट्रीय कैडेट कोर और सैनिक स्कूलों से संबंधित यहां पे घटनाक्रम, जैसे कि विश्व में सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन यानी कि NCC की 75वीं वर्षगांठ इस वर्ष यानी 2023 में मनाई गई। NCC की इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एंट्री टू एग्जिट मॉडल पर विकसित यहां पर किया गया है, डिजाइन किया गया है। एक बार कैडेट हमेशा कैडेट के दृष्टिकोण से यहां पर प्रेरित है। यह सॉफ्टवेयर NCC में नामांकन से लेकर इसे निकलने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए यहां पर विकसित किया गया है। सैनिक स्कूलों की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 100 नए सैनिक स्कूल भी यहां पर स्थापित किए जाएंगे। तो 2023 में रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर संगठनों पर विभागों के द्वारा यहाँ पे संगठनों के द्वारा जो भी यहाँ पे प्रयास किए गए, जो भी यहाँ पे नए घटनाक्रम आपको डेवलप हुए, उनका यहाँ पर आपने यहाँ पे संक्षिप्तीकरण देख लिया, उनका यहाँ पर आपने रिवीजन कर लिया। दूसरा मंत्रालय यहाँ पर है विधि और न्याय मंत्रालय। अब इनके द्वारा देखा जाए 2023 के यहाँ पे जो प्रमुख घटनाक्रम रही क्या क्या यहाँ पर है। देखिए, विधि मंत्रालय के द्वारा कई सारे यहाँ पे संसद में अधिनियम और विशेष रूप से यहाँ पे जो पारित किए गए हैं, जो विधि मंत्रालय के अंतर्गत है, उनको देखते हैं जो संसद के द्वारा आपको पारित किए गए हैं। जैसे कि एक अधिनियम आया था मध्यस्थता अधिनियम 2023। इसका क्या यहाँ पर विशेषता थी? यह कानून मध्यस्थता विशेषकर संस्थागत सदस्यता के लिए विधायी फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रदान करता है था। दो अलग अलग संगठनों के मध्य किसी विवाद को सुलझाने के लिए यहाँ पर एक मध्यस्थता को यहाँ पर गठित करना, उसके माध्यम से पंचायत को गठित करके उसके माध्यम से समस्याओं को सुलझाना। दूसरा है भारतीय मध्यस्थता परिषद, जिसे 12 अक्टूबर 2023 को ACI से संबंधित मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 10 को अधिसूचित यहाँ पे कर दिया गया है। इसके साथ नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन अधिनियम 2022 जो 27 जनवरी 2023 को यहां पे लागू कर दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर अब हो जाएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। तो नाम परिवर्तन एक संगठन का किया गया। इसके अलावा अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2023 ने विधि व्यवसाय अधिनियम 1879 की कुछ धाराओं को भी यहां पर निरस्त करके एक नया विधेयक यहां पर आपको पारित किया है। इसके अलावा वैकल्पिक विवाद समाधान एवं अपर मार्गदर्शिता देखा जाए सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। यह संविधान दिवस जो कि मनाया जाता है आपको 26 नवंबर 2023 के अवसर पर अ गाइड टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नामक यहां पर एक हैंडबुक आपको जारी की गई है, जिसके माध्यम से कोई भी विवाद है, चाहे रोजगार संदर्भ है या फिर उद्योगों को लेकर के, उसको तुरंत यहाँ पर निपटारा करने को कैसे किया जाएगा, उसमें क्या प्रक्रिया होगी, कैसे वहां पर रूल्स रेगुलेशन है, उससे यहाँ पर ये संबंधित है। इसी तरह विदेशी कानून फर्म ये क्या है, यहाँ पे देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि विदेशी वकीलों कानूनों फर्मों का भारत में प्रवेश पारस्परिक आधार पर यहां पर होगा। यानी कि यहां पर अब अनुमति दे दी गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा विदेशी यहां पर वकीलों को यहां पर आके प्रैक्टिस करने की, और उसको लेकर से यहां पर बनाए गए हैं रूल्स और कुछ रेगुलेशन। चलिए बात करते हैं भारतीय विधि आयोग के बारे में, क्या यहां पर अपडेट है। उसके बाद एक और मंत्रालय के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर
देखिए, भारतीय विधि आयोग जो है यहाँ पे 22वें विधि आयोग के द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो अलग अलग समय पे जारी की गई, जैसे कि इनकी 279वीं रिपोर्ट में देखें तो राजद्रोह के कानून की आवश्यकता पर बल दिया गया। 280वीं रिपोर्ट पर देखें तो प्रतिकूल कब्जे पर यहाँ पे कानून बनाने के बारे में कहा गया। 282वीं जो रिपोर्ट है उसमें ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन की बात की गई। और 283वीं जो रिपोर्ट है उसमें पोस्को अधिनियम 2012 के तहत यहाँ पे सहमत की आयु के बारे में चर्चा की गई। तो उससे संबंधित यहाँ पे जो घटनाक्रम है वो देखे हमने। इसके बाद आता है अगला विभाग और मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देखा जाए तो इनके द्वारा दूरसंचार अधिनियमों से लेकर के ट्राइब्स के रूल्स रेगुलेशन, मंत्रालयों के नए नए रूल्स रेगुलेशन, ओटीटी और उससे संबंधित यहाँ पे जानकारी जो होती है, सारी चीजों से संबंधित घटनाक्रम इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि सेमिकॉन इंडिया 2023 गांधीनगर गुजरात में यहाँ पर आयोजित किया गया। इसके विशेष पहलू क्या हैं उन पर नजर डालते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने गुजरात में सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन यहां पे किया। तो कहां पे हुआ, ध्यान रखना है। इसके अलावा थीम क्या रही है वो भी ध्यान रखिएगा, कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो इसके माध्यम से भारत में सेमीकंडक्टर हब भारत को बनाने के लिए बड़े स्तर पर निवेश को आकर्षित करने के लिए इसको आयोजित किया गया था और काफी बड़े स्तर पर यहां पर निवेश भारत को प्राप्त हुआ है। इसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहां पे देखिए नई दिल्ली में आयोजित हुई है GPAI शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें इसे नई दिल्ली घोषणा पत्र को भी यहां पर आपको अपनाया गया है। इसमें सुरक्षित, विश्वसनीय, भरोसेमंद AI के साथ GPAI परियोजनाओं की सततता का समर्थन करने की प्रतिबद्धता भी इसमें व्यक्त की गई है। अगला देखते हैं। अगला इसमें देखिए इंडिया स्टैक, ये क्या है, तो रुपे डेबिट कार्ड भीम यूपीआई से कम राशि के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन एक योजना शुरू की गई है। ठीक है, UIDAI ने आधार आधारित एक फिंगरप्रिंट सत्यापन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग पर आधारित एक नया सुरक्षा तंत्र यहां पर आपको विकसित किया है। आधार से संबंधित डेटा को ऑनलाइन निःशुल्क अपडेट यहां पर आपको किया जा सकता है। अगला यहां पे देखिए G20 पहल लेकर आई है। ये क्या है, पहली G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है लखनऊ में आयोजित हुई है। इसमें डिजिटल इनोवेशन अलायंस की प्रोग्राम की बैठक जो है बेंगलुरु में आयोजित हुई। अन्य शहरकारी पहलें जो इस मंत्रालय के अंतर्गत इस साल यहां पर की गई हैं, जैसे कि भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020-21 से 2025-26 के दौरान जारी रखने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसी तरह IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 की यहां पर शुरू की गई है। डिजिटलीकरण को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्रों में सहयोग हेतु भारत और सऊदी अरब के बीच देखा जाए तो हस्ताक्षर सहयोग ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर यहां पर किए गए हैं। चलिए बात करते हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पिछले वर्ष यहां पे कौन कौन से प्रमुख यहां पर घटनाक्रम इनके अंतर्गत इस मंत्रालय के द्वारा यहां पर संपन्न कराए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के। जलवायु परिवर्तन में देखा जाए तो आपको COP28 सम्मेलन के दौरान ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यहां पे आपको लॉन्च किया गया है। ग्रीन क्रेडिट नियमावली 2023 जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही यहां पर अधिसूचित की गई है। अभी देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे एक निर्धारित योगदान यानी कि NDC है कि आपने अपने देश के स्तर पे आप निर्धारित करिए कितना आप कार्बन उत्सर्जन करेंगे या उसको यहां पर कब तक रोके जाने का प्रयास करते हैं। इसके तहत जो लक्ष्य आपको निर्धारित किए गए उनकी प्राप्ति की दिशा में भारत की जो उपलब्धियां यहां पर अब तक भारत ने जो हासिल कर ली हैं उन तथ्यों पर नजर डालते हैं। जैसे कि 31 अक्टूबर 2023 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में कुल संचयी विद्युत की स्थापित जो क्षमता है वो 186.46 मेगावाट थी। यह कुल संचयी विद्युत स्थापित क्षमता का 43.81 यहाँ पे प्रतिशत है। वहीं 2005 से 2019 के बीच देश में GDP की तुलना में उत्सर्जन जो तीव्रता है उसको 33% की यहां पर कमी कर ली गई है। साथ ही भारत ने UNFCCC के समक्ष यहां पे तीसरी नेशनल कम्युनिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके मुताबिक मानव जनित गतिविधियों में उत्सर्जन में सर्वाधिक 75.81% हिस्सेदारी ऊर्जा क्षेत्र की है। इसके बाद कृषि क्षेत्र, औद्योगिक प्रक्रिया, उत्पादन, उपयोग तथा अपशिष्ट की है। यहां पर इनकी अगर हिस्सेदारी की बात करें तो यहां कृषि क्षेत्र की 13.44 है
औद्योगिक प्रक्रिया उत्पादन उपयोग की 8.41% है और अपशिष्ट की देखा जाए 2.3% यहां पर आपको हिस्सेदारी रही है। अगला यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ये क्या है? 1 जनवरी 2020 को अगर हम देखें तो बेस लाइन की तुलना में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 35% की कमी का यहां पे लक्ष्य रखा गया था और भारत ने यहां पर 44% तक देखा जाए तो इसकी कमी कर लिया था। तो लक्ष्य से भी ज्यादा हमने यहां पर टारगेट हासिल कर लिया है। तो 35 से यहां पर देखा है 44% के टारगेट को हासिल किया गया है। इसके साथ HCFC, ठीक है, फेज आउट मैनेजमेंट प्लान HPMP चरण 2 के कार्यान्वयन के दौरान भारत ने कठोर फोम निर्माण में HCFC 141B के उपयोग को यहां पर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने वाला देखा जाए तो भारत पहला विकासशील देश बन चुका है। इसी तरीके से भारत की अध्यक्षता में जो G20 की यहां पर पहले आपको आयोजित की गई, जैसे कि गांधीनगर कार्यान्वयन रोडमैप और गांधीनगर सूचना मंच, यह वनाग्नि खनन प्रभावित क्षेत्रों को लेकर के भूमि पुनर्बहाली पर एक वैश्विक यहां पर गठबंधन है। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन की यहां पर शुरुआत भी की गई है। और तीसरा जो काम इसमें किया गया, हाई लेवल प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ब्लू ओशियन बेस्ड यहां पे इकोनॉमी भी आपको जारी की गई है। यानी कि G20 के अंतर्गत कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने को लेकर के यहां पे जो समझौते हुए हैं, उन पर जो रिपोर्ट है उनको लेकर जो समझौते ज्ञापन है वो यहां पर आपको जारी की गई है या उनकी यहां पर आपको नए सिरे से शुरुआत की गई है। तो यहां पे ध्यान रखना है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत? G20 के तहत यहां पर आपको शुरू की गई है। वन संरक्षण को लेकर के क्या बड़ी पहले यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि JSI ने 1 सितंबर 2023 को भारत में स्थित सभी 75 रामसर साइट वेटलैंड्स में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की सूची यहां पर आपको प्रकाशित की है। भारत की 75 रामसर साइट्स में पाए जाने वाली वनस्पतियों की भी सूची यहां पर आपको तैयार की जा रही है। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 जो होता है, इसके माध्यम से इसे लागू किया गया है और विश्व पर्यावरण दिवस देखा जाए 5 जून 2023 के अवसर पर मैंग्रोव के लिए मिस्टी पहल यहां पर आपको की गई है। मिस्टी का आशय क्या होता है? इसका मतलब है कि तट रेखा पर्यावासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल, जो इसका आपको फुल फॉर्म है। साथ ही देखा जाए तो ब्लू फ्लैग समुद्र तट, ये क्या है? तो 2022 में देखा है भारत के कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र प्राप्त हो चुका है। कितने? 12, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं परिवेश से संबंधित यहां पे क्या है, तो देखिए एक पोर्टल आपको लॉन्च किया गया है और ये पोर्टल का काम क्या है। इस पोर्टल का देखिए नाम रहेगा गतिशक्ति पोर्टल। काम क्या करता है, तो ये इसको देखें। गतिशक्ति पोर्टल के साथ परिवेश 2.0 का यहां पर एक एकीकरण कर दिया। दो अलग अलग पोर्टल्स को यहां पर एकीकृत किया गया, परिवेश और साथ ही गतिशक्ति पोर्टल का काम कैसा होगा। परिवेश एक वेब आधारित और भूमिका आधारित वर्कफ्लो एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का जो उपयोग होगा परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्राधिकरणों से पर्यावरण, वन्य, वन्यजीव, तटीय वनवन जोन संबंधी मंजूरी प्राप्त करने हेतु आवेदन। कहने का मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, अलग अलग यहाँ पे क्षेत्र विभागों से होते हुए, मंत्रालयों से होते हुए काफी समय लग जाता है। तो यहाँ पर इनका एकीकरण एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है और इसके माध्यम से ताकि मंजूरी यहाँ पर जल्दी और त्वरित यहाँ पर आपको मिल सके। आवेदन पर आगे की कार्यवाही यहां पर इसके माध्यम से आपको नजर भी रखी जा सकती है। अगला यहां पे देखिए वायु गुणवत्ता या वायु प्रदूषण को लेकर के कैसी रही है इस साल, पिछला वर्ष कैसा रहा। तो देखिए आधार वर्ष यानी कि जो बेस ईयर है वायु प्रदूषण के संदर्भ में वो है 2017। ध्यान रखिएगा कि तुलना में 2022-23 में करीब 90 शहरों में वार्षिक पीएम स्तर में यहां पर आपको गिरावट आई है। यानी कि वायु गुणवत्ता स्तर में ओवरऑल कहा जा रहा है कि सुधार हुआ है, लेकिन हर साल देखा जाए तो प्रदूषण आपको काफी ज्यादा रहता है। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, इसको लेकर के क्या यहां पर डेवलपमेंट हुई है। देखिए सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कानूनों में यहाँ पे संशोधन किए गए। कौन कौन से कानून में संशोधन किए गए, जैसे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, दूसरा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन सीमा पार आवाजाही नियम 2016 में यूज्ड ऑयल के लिए,
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रावधान जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी की गई। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, और इसके माध्यम से इकोनॉमी में अलग अलग टॉपिक्स को या फिर उत्पादों को सर्कुलर वे में, कहने का मतलब एक के बाद रीप्रोडक्ट को या दोबारा उसका यूजेबल करने के लिए यहां पर बनाई गई एक व्यवस्था। चलिए अगला यहां पे देखें वन्य जीवों को लेकर के। चीते को एक महाद्वीप से लेकर, ठीक है, जैसे कि अफ्रीका से दूसरे महाद्वीप यहां पर भेजने को लेकर एक प्रोजेक्ट आपको लॉन्च किया गया। तो अफ्रीका से चीतों को भारत लाया गया, जहां दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते और फरवरी 2023 में अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य देश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में यहां पर लेकर आया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के अगर हम देखें तो यहां पर आपको 50 वर्ष कंप्लीट हुए हैं और भारत में दुनिया के 75% से अधिक यहां पर आपको बाघ पाए जाते हैं, बाघ गणना 2023 के अनुसार। साथ ही वनस्पतियों, जीवों, हर्बेरियम की सूची का डिजिटलीकरण भी यहां पर किया जा रहा है और इसके माध्यम से भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने करीब 16,500 प्रजातियों के नमूनों का डिजिटलीकरण किया है। साथ ही टाइप और नॉन टाइप प्रकार के भारतीय जीव जंतुओं की करीब 45,000 इमेज भी यहां पर आपको डाली गई है। तो यहां पर भी देखा जाए तो अपडेशन लगातार चल रहा है। अब अगले मंत्रालय की ओर आते हैं। अगला मंत्रालय है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और इनके तहत देखा जाए तो काफी सारे जो पहले पिछले वर्ष यहां पर हुई हैं उनके बारे में एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए G20 पहल। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप को संस्था रूप दिया गया है। यह G20 सदस्यों के स्टार्टअप के इकोसिस्टम के हितधारकों के लिए यहां पर एक संवाद फोरम के रूप में इसे विकसित किया गया। इसके बाद उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में अगर हम देखें तो देश के करीब यहां पर 24 राज्यों में 150 से अधिक जिलों में PLI यूनिट्स यहां पर स्थापित की गई हैं। 3 वर्षों की अवधि के भीतर मोबाइल विनिर्माण, घरेलू वैल्यू एडिशन, स्थानीय उपकरण का यहां पर 20% तक अब हो चुका है। दूरसंचार क्षेत्र के बारे में यहां पर देखें तो उपयोगी उपकरणों के आयात को कम करने के लिए करीब 60% के लक्ष्य को यहां पर प्राप्त किया गया है। अब भारत एंटीना, जीपॉन यानी कि गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क और CPE यानी कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट उपकरणों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। यानी कि काफी सारी यहां पर आप देख सकते हैं दूरसंचार से जुड़े हुए क्षेत्रों के संचालन को लेकर के भारत सरकार को जो भी कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, उत्पाद चाहिए होते हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे भारत उनका सभी चीजों का निर्माण स्वयं करने लगा है। दूसरे देशों से आयात पर अब हमें यहाँ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा सिटी स्कैन, MRI जैसे यहाँ पे चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में दूसरे देशों से भारत में प्रौद्योगिकी का भी यहाँ पर हस्तांतरण हुआ है। ड्रोन क्षेत्र के कारोबार में देखा जाए तो 7 गुना यहां पर उछाल देखा गया है और सभी MSME यहां पर स्टार्टअप भी इसमें आपको शामिल है। अगले यहां पे देखिए स्टार्टअप इंडिया पहल। इस योजना के तहत क्या प्रयास किए गए हैं? करीब 1.14 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई। इन स्टार्टअप्स ने करीब 12 लाख से अधिक रोजगार के अवसर यहां पर आपको पैदा किए हैं। DPIIT के द्वारा मान्यता प्राप्त करीब 21,800 से अधिक स्टार्टअप गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस से यहां पर जुड़ चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के क्षमता निर्माण और अनुभव प्राप्त यहां पर 3 क्षेत्रीय और 2 यहां पर अंतरराष्ट्रीय विजिट का भी इसमें आयोजन किया है। आगे देखते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC। ये क्या है? तो ONDC देखा जाए तो यहां पर प्लेटफॉर्म से नवंबर 2023 में 600 से अधिक शहरों में करीब 6.3 मिलियन से अधिक लेन देन किए गए हैं। वहीं लगभग 400 स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म उद्यम से जुड़े उद्यमियों और सामाजिक क्षेत्र के उद्यमियों को भी इसमें आपको शामिल किया गया। ONDC के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेंगलुरु, मैसूर, कोच्चि, कोलकाता में यहां पर मोबिलिटी सेवा भी यहां पर आपको चालू की गई है, यानी कैब, राइड्स इत्यादि इसमें आपको ऐड की गई हैं। वहीं ONDC ने टीम ने निर्यात के लिए एक पायलट परियोजना का सफलतापूर्वक संचालन किया है और इसके तहत सिंगापुर,
ओएनडीसी नेटवर्क के माध्यम से भारतीय विक्रेताओं से उत्पाद खरीदने वाला यहां पर देखा जाए तो पहला मार्केट आपको बन गया है। तो इस तरीके से नए नए प्रोजेक्ट, नए नए पहल किए जा रहे हैं जो कि यहां पर भारतीय उत्पादों को विदेशी बाजार तक पहुंचाने का इसमें प्रयास शामिल है। अगली यहां पे देखिए योजना जो रही है एक जिला एक उत्पाद, जो काफी फेमस रही है। इसके माध्यम से यहां पे प्रोडक्टिविटी आपको और आपका उत्पादन काफी बढ़ा है। इसको लेकर के क्या रहा है विशेष, राज्यों में ओडीओपी एकता यूनिटी मॉल की यहां पे स्थापना की जा रही है और इस यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए 27 में से 17 राज्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को यहां पर मंजूरी दे दी गई है, ताकि सभी जो प्रोडक्ट हैं एक ही जगह पर आपको उपलब्ध हों और वहां से उसे अलग अलग क्षेत्रों में उसे सेल किया जा सके। अगला यहां पे देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के इस तरीके के प्रयास किए गए हैं। क्या क्या यहां पर नई पहल इसमें शामिल हैं, जैसे कि अलग अलग मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा नियमों के पालन से जुड़े करीब 3600 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से यहां पर अब हटा दिया गया है। इसी तरह 41,000 से अधिक अनुपालनों को यहां पर कम कर दिया गया है। तो एक तरीके से व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और अपराधीकरण की प्रक्रिया को कम करके यहां पर उसे और भी ज्यादा सुगम बनाने के प्रयास में शामिल है। संसद ने देखा जाए तो जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 भी यहां पर इसके संदर्भ में पारित किया है। वहीं राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से वर्तमान में करीब 32 केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े अलग अलग प्रकार के यहां पर जो सरकारी एक मंजूरी होती है योजना के संदर्भ में, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे यहां पे रखा गया है। इसके बाद देखिए अगली जो योजना है पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ये क्या है, इसके तहत कौन कौन सी पहल इसमें शामिल हैं? अवसंरचना, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत 39 केंद्रीय मंत्रालयों के अलग अलग पोर्टल यहां पर विकसित करके उन्हें एनएमपी के साथ यहां पर एकीकृत किया गया है। स्टेट मास्टर प्लान एसएमपी जो पोर्टल्स हैं, ये अवसंरचना परिसंपत्तियों को चिन्हित कर उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एसएमपी पोर्टल्स यहां पर आपको विकसित किए गए। इसी तरह लॉजिस्टिक्स के लिए, लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में देखा जाए तो ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2023 रिपोर्ट का 5वां संस्करण यहां पे जारी किया गया है। 23 राज्यों ने अपनी अपनी राज्य लॉजिस्टिक नीतियों को यहां पे अधिसूचित भी कर दिया गया है। 8 अलग अलग मंत्रालयों की करीब 35 प्रणालियों को यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म से यहां पर आपको जोड़ भी दिया गया है। तो लॉजिस्टिक के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो भी यहां पर आपको प्रयास किए गए हैं वो भी हमने देख लिया। इसके बाद आता है औद्योगिक क्षेत्र का यहां पे प्रदर्शन कैसा है। औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल से अक्टूबर अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी ने करीब 6.9% की यहां पर संचयी वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल से अक्टूबर अवधि के दौरान कोर उद्योगों के उत्पादन 8.6% जो पिछले वर्ष की तुलना से यहां पर देखा जाए आपको बढ़ा हुआ है, यानी कि ज्यादा बेहतर एक स्थिति में आपको दिखाई देता है। तो औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में यहां पर विकास हो रहा है, मास्टर प्लान के माध्यम से यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में यहां पर चीजें अवसंरचनात्मक आपको विकास भी दर्ज की गई हैं। वहीं बौद्धिक संपदा को लेकर के अगर हम देखते हैं और यहां पर कौन कौन से आपके विकास किए गए हैं, उसके बाद हम आएंगे वाणिज्य मंत्रालय को लेकर के। बौद्धिक संपदा के संदर्भ में देखा जाए तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII 2023 में भारत देखा जाए आपको 40वें स्थान पर रहा। वहीं 2022 के इंडेक्स में देखा है तो भारत 40वें यहां पर भी स्थान पर था। 2014-15 से 2023-24 के बीच महिलाओं के द्वारा दायर पेटेंट की संख्या 345 गुना यहां पर आपको वृद्धि इसमें दर्ज की गई, यानी कि महिलाओं के द्वारा जो लगातार आपको प्रयास किए गए हैं वो भी आपको देखा जाए तो आप कितने तीव्र गति से महिलाओं का योगदान जो है इन क्षेत्रों में बढ़ा है वो दिखाता है। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा पिछले वर्ष में यहां पर कौन सी प्रमुख पहले योजनागत चीजें और यहां पर आपको विकास किए गए हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले देखिए विदेश व्यापार नीति 2023। इसके तहत आपको 4 पिलर्स पर यहां पर देखा है इस विदेश व्यापार नीति को आधारित या बनाया गया है, जिसमें पहला है आर्थिक प्रोत्साहन की जगह यहां पे कर छूट देने पर फोकस करना। दूसरा, सहभागिता के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना। तीसरा, कारोबार करना और उसे आसान बनाना। चौथा,
उभरते क्षेत्र जैसे कि यहां पर ई कॉमर्स जिलों के निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज नीति को यहां पर सुव्यवस्थित करना भी इसमें आपको शामिल है। विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत जो अन्य पहलें की गई हैं वो भी आइए देखते हैं। इसमें देखिए कई तरीके के प्रयास या कार्यक्रम आपको संचालित किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। एक तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को विकसित किया गया है, जिसमें यहां पर आपको तेजी से जो भी प्रक्रिया यहां पर व्यापार करने को लेकर है उसे यहां पर एडवांस लेवल पर आगे बढ़ाना। निर्यातकों के लिए देखा जाए तो वन टाइम एक माफी योजना भी चलाई गई है ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग निर्यात के लिए प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जा सके, और सरकार के द्वारा यहां पर छूट इत्यादि इसके तहत शामिल है। निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर योजना के तहत यहां पर ऐसे क्षेत्रों को, शहरों को चुनना जहां से निर्यात को यहां पर ज्यादा विकसित किया जाए, निर्यातोन्मुखी यहां पर शहरों को विकसित करना। साथ ही नए कस्बों की इसमें पहचान भी शामिल है, और स्टेट्स होल्डर स्कीम के माध्यम से भी यहां पर देखा जाए तो निर्यातकों की पहचान करना इसमें आपको शामिल है। यानी कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं वो आपको अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से शामिल है, तो इनको यहां पर आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी तरफ भारत की अध्यक्षता में जो G20 पहले इस मंत्रालय के अंतर्गत यहां पर की गई हैं वो कौन कौन सी रही हैं। देखिए, व्यापार और निवेश पर G20 के एक मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई, यहां पर देखा है जयपुर में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा व्यापार डॉक्यूमेंट्स के डिजिटलीकरण पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों को देखा जाए तो इसमें आपको अपनाया गया है। वहीं MSMEs के लिए सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए जयपुर कॉल फॉर एक्शन यहां पर आपको जारी किया गया है। G20 के संदर्भ में देखें तो जेनेरिक मैपिंग फ्रेमवर्क भी यहां पर आपको जारी किया गया है। यह ग्लोबल वैल्यू चेन के मुख्य डेटा विश्लेषण प्रतिनिधित्व के प्रमुख आधार यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक के लिए भी यहां पर आपको फ्रेमवर्क इसमें शामिल है। वहीं बात करें अगर भारत मंडपम को लेकर के, जिसे यहां पर आपको भारत सरकार द्वारा यहां पे एक नई अवसंरचना बिल्डिंग्स को यहां पर आपको लॉन्च किया गया, इसे यहां पर निर्माण किया गया, इसका उद्घाटन कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों यहां पे बनाया गया है, तो देखिए यह नई दिल्ली में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन एक सेंटर है, परिसर है, और इसका उद्देश्य है कि भारत में एक वैश्विक व्यवसाय केंद्र के रूप में इसे स्थापित करना, जहां पे इस तरह के जो भी सम्मेलन हो या फिर आपको कह सकते हैं कि आपको व्यापार इत्यादि को लेकर के जो भी यहाँ पर क्रियाकलाप होने हो, मीटिंग्स होनी हो, वो यहाँ पर इसमें आपको आयोजित किए जाए। इसके अलावा देखिए द्विपक्षीय सहयोग को लेकर के क्या क्या यहाँ पर आपको प्रयास किए गए हैं वो भी देख लीजिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को में कौन कौन से यहाँ पे व्यापारिक जो पहलू इसमें शामिल हैं, जिसमें आप देखिए दोनों देशों ने व्यापार संबंध को मजबूत करने के लिए, विस्तार देने के लिए एक रेजिलिएंट ट्रेड पर नए व्यापार नीति फोरम कार्य समूह का यहां पर गठन किया है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन नवाचार साझेदारी पर देखा जाए तो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने पर भी एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर, और इनोवेशन हैंडशेक की भी यहां पर आपको स्थापना की गई है। तो भारत और अमेरिका के मध्य देखा जाए तो ये चार पहले यहां पर व्यापार के क्षेत्र में की गई। वहीं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहां पर तीन चीजों पर ध्यान रखिएगा। पहला, भारत संयुक्त अरब अमीरात ने CEPA की संयुक्त समिति JC की पहली बैठक यहां पे आयोजित की है। CEPA की प्रभावी निगरानी के लिए तरजीही व्यापार डेटा के पारस्परिक आदान प्रदान पर भी देखा जाए आपको सहमति बनी है। वहीं MSME के स्टाटस पर ध्यान देने के साथ B2B भागीदारी तंत्र के रूप में UAE भारत CEPA परिषद की यहां पर आपकी स्थापना पर भी सहमति जताई गई है। इस तरीके से भारत अमेरिका, भारत UAE के मध्य व्यापारिक गतिविधियों के क्षेत्र में जो भी प्रयास शामिल हैं वो भी हमने देख लिया है। इसके बाद यहां पे देखिए आता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मंत्री स्तरीय एक बैठक का भी यहां पे आयोजन किया गया। IPEF जो है सप्लाई चेन को अधिक लचीला, मजबूत, अच्छी तरह से एकीकृत करने के लिए यहां पर IPEF सप्लाई चेन रेजिलियंस समझौते पर इस तरीके से आपको हस्ताक्षर किए गए, ताकि यहां पर ये सारी चीजें सप्लाई को आसानी से एक देश से दूसरे देश आसानी से त्वरित तरीके से पहुंचाया जा सके। अगले यहां पे देखिए आयात और निर्यात को लेकर के सरकार के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज यहां पे बनाई गई हैं। तो यहां पे देखिए विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत निर्यात दायित्वों का विस्तार करने हेतु कंपोजिशन शुल्क की गणना करने को सरल बनाने के लिए संशोधित नियमों को यहां पर एक तो अधिसूचित किया। तो यानी कि
जो कर इत्यादि लगते हैं यहाँ पर उनको आसान बनाना, उनको संशोधित करना, तेजी से कार्य प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। साथ ही निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट, यानी निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा एक तरीके से कर में कम कर लेना, सब्सिडी देना, इस तरीके के प्रयास शामिल किए जा रहे हैं। और ये योजना जो है इसके तहत यहाँ पर 30 जून 2024 तक यहाँ पर इसके तहत सहायता देने की प्रक्रिया जो है बढ़ा दी गई है, टाइम जो है उसे बढ़ा दिया गया है। अन्य पहले देखें तो अपेडा ने ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन किया और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की भी यहाँ पर देखा है तो स्थापना की गई है। चलिए एक और मंत्रालय के बारे में उनसे संबंधित यहाँ पे गतिविधियों को यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा 2023 में कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख घटनाएं यहाँ पर या प्रमुख यहाँ पे जो चर्चा के विषय रहे पहले रही या स्कीम या योजनागत चीजें रही वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए मूल्य निगरानी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में क्या क्या प्रयास आपको किए गए हैं। इसमें प्राइस मॉनिटर, ठीक है, सेल जो 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों पर यहाँ पर नजर इसके माध्यम से आपको रखी जाती है। इसमें क्या क्या प्रमुख पॉइंट है। पहला, मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या बढ़कर आपको 550 हो गई है। 2023 में देखा जाए तो 140 रिपोर्टिंग केंद्र इसमें आपको जोड़े गए। दूसरा, प्राइस मॉनिटरिंग सेल को मजबूत करने की योजना के परिचालन संबंधी दिशा निर्देश भी यहां पर आपको जारी किए गए हैं। दैनिक आधार पर मूल्य की रिपोर्टिंग के लिए मोबाइल ऐप को भी इसमें लॉन्च किया गया है। वहीं पूर्वानुमानित मूल्य पूर्वानुमान जो मॉडल है वो भी इसके तहत आपको लॉन्च किया गया। तो ये सारी पहले यहां पर इसके अंतर्गत शुरू की गई। इसी तरह मूल्य उतार चढ़ाव निगरानी के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना, ये क्या है? इसकी स्थापना जो है 2014-15 में की गई थी और बागवानी उत्पादों के मूल्य को अधिक उतार चढ़ाव को रोकने का यहाँ पर प्रयास किया गया था, जिससे किसानों को और यहाँ पर साथ साथ जो उपभोक्ता हैं दोनों को किसी तरीके की समस्या ना होने पाए। साथ ही यहाँ पे देखा है इससे काफ़ी जो स्थिति होती है व्यापारिक संदर्भों में भी आपको विदेशी आयात निर्यात के कारण या फिर उत्पादों की कमी कारण भी उसका सामना करना पड़ता है। उतार चढ़ाव मूल्य काफ़ी होते हैं, तो उसको एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर देखा जाए तो इस कोष का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। भारत दाल ब्रांड, ये क्या है? उपभोक्ताओं को वहनीय कीमत पर चना दाल उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल ब्रांड यहाँ पर शुरू किया गया है। इसके अलावा सब्सिडी कीमत पर आटा उपलब्ध कराने के लिए भारत आटा ब्रांड भी यहाँ पर देखा जाए तो आपको तो भारत आटा, भारत चावल, भारत यहाँ पर आपको दाल है, तो भारत को एक ब्रांड के तौर पर आपको कमोडिटीज को यहाँ पर सेल करने का एक यहाँ पर प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे प्रयास किए गए हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि 15 मार्च 2023 को यहाँ पर देखा इसका आयोजन किया गया और इस वर्ष की यहाँ पे थीम थी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। तो ध्यान रखिएगा कई सारे जो दिवसों को यहाँ पर आपके एग्जाम में या उनकी थीम आपको पूछ ली जाती है। डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2023, ये क्या है? इसमें देखिए भ्रामक विज्ञापनों या अनुचित व्यवहार की प्रकृति के समान डार्क पैटर्न को विनियोजित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दिशा निर्देश यहां पर आपको जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में अगर हम देखें तो करीब 13 प्रकार के डार्क पैटर्न का उल्लेख किया गया है। इनमें फॉल्स अर्जेंसी, बास्केट स्ट्रिकिंग, कंफर्म शेमिंग, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, दुर्भावनापूर्ण मैलवेयर इत्यादि यहां पर आपको शामिल है। तो इस तरीके से डार्क पैटर्न की गतिविधियों उन पर यहाँ पर रोक लगाने को लेकर के यहाँ पर इस तरीके के प्रयास जो है या दिशा निर्देश जो है जारी किए गए। इसके अलावा उपभोक्ता संबंधी शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन यहाँ पर पोर्टल को लॉन्च किया गया है और उपभोक्ता शिकायत अपील को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए idakhil.nic.in नामक ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन या पोर्टल भी यहाँ पर आपको विकसित किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में सुधार किया गया है। उपभोक्ता देश भर में करीब 17 भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1915 के जरिए अपनी शिकायतें यहां पर दर्ज करा सकते हैं। तो ये टोल फ्री नंबर ऑल इंडिया लेवल पे जारी किया गया है, वो भी आपको 17 अलग अलग भाषाओं में, और इस टोल नंबर का प्रयोग आप यहां पर सरकार संबंधी या कोई भी यहां पर आपको समस्या है उसको दर्ज कराने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फोनेट एप्लीकेशन क्या है? तो 2007 में देखिए लॉन्च किए गए कॉन्फोनेट को प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, उपयोग को अपग्रेड करके आधुनिक यहां पर आपको बनाया गया है। यह CMS, OCMS, ई दाखिल, NCR DRC
मॉड्यूल को एक ही प्लेटफॉर्म पर यहां पर आपको लेकर आता है और उसके माध्यम से सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं इसी के माध्यम से आपको संचालित होती रहती हैं। इसके अलावा देखें एक और चीज में आपको रह जाती है, उपभोक्ता के द्वारा दायर केस की प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार के लिए ई जागृति नामक एक अपग्रेडेड नया केंद्रीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी यहां पर इस मंत्रालय के द्वारा यहां पे लॉन्च किया गया है। मानकों का विकास, मानक जो कि किसी भी गुणवत्ता या वस्तुओं के या उत्पादन की स्तरीकरण को यहां पर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यहां पे देखिए अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान करीब 1320 मानक तैयार किए गए और 2118 मानकों की यहां पर आपको समीक्षा भी की गई। 8500 भारतीय मानकों को ISO IEC मानकों के अनुरूप भी यहां पर आपको बनाया गया है और भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने मानक निर्धारण पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2022 से 2027 भी देखा जाए तो इस दौरान यहां पर आपको जारी की है। तो भारत में देखा जाए भारतीय मानक ब्यूरो जो है आपको मानकों के निर्धारण करने को लेकर आपको यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख संस्था है। इसके बाद देखिए हॉलमार्किंग की दिशा में भी यहां पर आपको जो प्रयास किए गए हैं इस साल यहां पर, जैसे कि अप्रैल से नवंबर 2023 के बीच BIS के द्वारा मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या जो है 1403 से बढ़ाकर 1499 हो गई, यानी कि 96 नए सेंटर जो हैं आपको यहां पर ओपन किए गए हैं सिर्फ आपको यहां पर 6 महीने के दायरे में। इसी तरह सोने के आभूषणों कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में देखा जाए आपको संशोधन किया गया है, जैसे कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशी मानकीकरण और अच्छे विनियामक उदाहरणों के माध्यम से सततता का पता लगाने के लिए BIS के द्वारा G20 मानक संवाद 2023 का भी यहां पर आयोजन किया गया था। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप यहां पर इसे और भी डेवलप करने के लेकर किए गए प्रयास भी यहां पर आपको देखा जाए तो इसमें आपको शामिल है। 3 और चीजें भी यहां पर आपको देखने लायक है, मुझे यहां पर देख लेते हैं। जैसे कि एक जो प्रक्रिया यहां पर आपको अपनाई गई थी लीगल मेट्रोलॉजी की दिशा में जो किए गए आपके प्रयास में जो प्रयास यहां पर किए गए वो देख लीजिए। जैसे कि लीगल मेट्रोलॉजी के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी यहां पर आपको लॉन्च किया गया है और ये किस अधिनियम के तहत है। तो इससे पहले अगर हम देखें तो लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी नियम 2011 भी यहां पर आपको लॉन्च किया गया था, एक तरीके से जारी किया गया था और इसी नियम में अभी देखा जाए तो संशोधन किया गया है। अब इस संशोधन के यहाँ पर उद्देश्य क्या है, इसके माध्यम से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद से जुड़े उद्योगों को डिजिटल रूप में कुछ अनिवार्य घोषणाएं जारी करने की यहाँ पर आपको अब अनुमति देता है। डिजिटल घोषणा करना यहाँ पर आसान है, लोगों तक उसकी पहुंच भी बनाना यहाँ पर आसान होता है और यहाँ पर देखा जिस तरीके डिजिटलीकरण हो रहा है उसके माध्यम से जो भी जानकारी है वो ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होती है, डिजिटल ऐप पे उपलब्ध होती है, उसे लोग आसानी से देख और पढ़ भी सकते हैं। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लीगल मेट्रोलॉजी संगठन OIML इससे संबंधित क्या क्या प्रमुख घटनाएं रही, जैसे कि भारत को OIML अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार यहां पर दिया गया है। तो एक चीज ध्यान रखिए, अब इसे भारत भी जारी कर सकता है। किसे जारी कर सकता है पूछा जा सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय लीगल मेट्रोलॉजी संगठन के द्वारा अनुमोदन प्रमाण पत्र है। ऐसा अधिकार प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का अब 13वां देश बन गया है और इसके तहत किस तरीके का अधिकार मिल जाते हैं, जैसे कि वजन और माप उपकरणों के घरेलू निर्माता अतिरिक्त परीक्षण शुल्क चुकाए बिना दुनिया भर में वजन और माप उपकरणों का यहां पर निर्यात कर सकते हैं। दूसरा, OIML अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़े शुल्क लगाकर भारत विदेशी मुद्रा भी यहां पर अब प्राप्त कर सकता है। तो एक और यहां पर सुविधा, एक तरीके से विदेशी पूंजी की प्राप्ति यहां पर इसके माध्यम से भारत को संभव हो पाएगी। और OIML देखा जाए तो एक अंतर सरकारी संगठन है और यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में वजन या मापन उपकरणों को बेचने के लिए अनुमोदन प्रमाण पत्र यहां पर आपको प्रदान करता है। अंतर सरकारी मतलब विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारों के द्वारा मिल करके बनाया गया एक यहां पर संगठन, जिसमें आपको सरकार यहां पर आपको सीधा एक प्रतिनिधित्व रहता है, उसको हम अंतर सरकारी यहां पर संगठन कहते हैं। एक और टॉपिक यहां पर आज देखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में यहां पर बाकी कंटिन्यू करेंगे। आप लगातार इस सीरीज को फॉलो अप जरूर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है कि काफी सारा जो करंट अफेयर्स है आपको अलग अलग यहां पर वीडियो के माध्यम से एक सीरीज के तहत हम यहां पर इसे कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें देखिए उपभोक्ता जागरूकता की दिशा में किए गए प्रयास क्या क्या किए गए हैं, जैसे कि
उपभोक्ता संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए नया शुभंकर मैस्कॉट यानी कि जागृति यहां पे लॉन्च किया गया है। उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए देश भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में सिनेमा थिएटरों का भी देखा जाए तो उपयोग किया जा रहा है। तो आज के इस सत्र में यहाँ पे करंट अफेयर्स के वार्षिक घटनाक्रम में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर कुछ और मंत्रालयों विभागों के द्वारा शुरू की गई योजनाएं, नियम संशोधन, ऐप, पोर्टल और अन्य चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी इस वीडियो को यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और यहाँ पर लगातार वीडियो के करंट अफेयर सीरीज को आप फॉलो जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।